पिछले वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित जितने भी अवधारणाएं यानी कंसेप्ट था उस सबको हमने देखा और समझा था। आज के इस वीडियो में उस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। को सॉल्व करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है और अभाज्य संख्या वे सभी संख्या होती हैं जो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ कि उनके अपवर्तक यानी कि गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए। इस प्रकार के संख्या के उदाहरण की बात किया जाए तो इसमें 2 आ सकता है, 3, 5, 7, 11 और 13। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ये सभी संख्याएं या तो एक से विभाजित हो सकती है या तो स्वयं से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इस प्रकार के संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है। तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के जो तरीका होता है वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ अगर 36 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो क्या कीजिए, 36 को सबसे पहले आप सबसे छोटे अभाज्य संख्या से विभाजित करना प्रारंभ कीजिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 36 को हम जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर 18 को भी 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो चलिए अब 3 से ये विभाजित होने वाला था, 3 से विभाजित करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। ठीक है ना। यानी कि हम 36 को प्राइम संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इस प्रकार की गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको घात के भी रूप में लिख सकते हैं तो 2 गुने 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 गुने 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2। ठीक है ना। इस टेक्निक का प्रयोग आगे के आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में होगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले 120 को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना प्रारंभ करते हैं। तो हम 2 से विभाजित कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 60। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर 2 से तो ये हो जाएगा 15। अब 2 से विभाजित नहीं होने वाला है, इसको हम 3 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा 5। ठीक ना। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यानी कि हम 120 को संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको पैटर्न किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 40 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन होगा। पुनः वैसी प्रक्रिया दोहराएंगे। 40 को हम क्या चीज़ से 2 से पहले विभाजित करना चालू करते हैं तो ये हो जाएगा 20। फिर 2 से इसको विभाजित कीजिए 20 को तो ये 10 हो जाएगा। फिर 10 को 2 से विभाजित कीजिए तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि हम 40 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 यानी कि इस रूप से लिख सकते हैं, यानी इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार का पैटर्न आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन होगा। तो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा 500 यानी कि 500। फिर इसको 2 से विभाजित करते हैं तो ये होगा 250 250। फिर 2 से तो ये 125 हो जाएगा। फिर इसको 5 से विभाजित करते हैं तो ये जो 25। फिर 25 को 5 से विभाजित कर दिए तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि हम 1000 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो इस प्रकार का पैटर्न आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन सही होगा। सो अगले प्रश्न में 12, 24 तथा 30 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 2 दूनी 4 4 3 12 यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3। और 24 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 3 का 24 यानी कि 2 के पावर 3। और 30 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है ना। तो जो लसा होता है वह अभाज्य संख्या के महत्तम घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे 2 जो अभाज्य संख्या है उसका महत्तम घात कितना है? 3 है। तो 2 के पावर 3 हम लिखेंगे और 3 का महत्तम घात कितना है? 1 है तो 3 लिखेंगे 3 के पावर 1। फिर 1 है तो 5 के पावर 1 यानी कि 5 ही होगा। ठीक है। चलिए अब लिखते हैं 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
और 3 गुने 5 यानी कि 8 3 24 बचे 120। इसका एलसीएम कितना होगा? 120। ऑप्शन डी इस प्रकार से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि 12, 18 तथा 30 का मौसा यानी कि HCF इनमें से कौन होगा? तो चलिए इसका भी मौसा हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 3 12 होता है, ठीक ना। तो 2 के पावर कितना लिख देंगे हम? 2, यानी कि 2 बार गुणनफल के रूप में आया है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, गुने 3। फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 6 3 18, यानी कि 2 गुने 3 के पावर 2। और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। तो जो मौसा होता है यानी महत्तम समापवर्तक, वह अभाज्य संख्या के न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभाज्य संख्या सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल होगा, उन सभी अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात का गुणनफल लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, जो कि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। 3 भी अभाज्य संख्या है जो कि तीनों अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है। तो 2 का यहाँ पे न्यूनतम घात कितना है? 2 का न्यूनतम घात यहाँ पे 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए 3 भी इन तीनों में शामिल है, तो 3 का न्यूनतम घात यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। चलिए अब 2 के पावर 1 और 3 का पावर 1 3 ही होगा, ठीक है। तो द्वितीय 6 हो जाएगा। तो मौसा कितना प्राप्त होगा? 6। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि 8, 12, 20 तथा 36 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त इनमें से कौन होगा? इसका भी हम लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 गुने 2 यानी कि 2 के पावर 3, ठीक है। और घात के रूप में हम 2 के पावर 3 लिखेंगे। फिर 12 को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं और गुने 3। फिर 20 को हम कैसे लिखेंगे? 20 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5। फिर 36 को हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4, फिर 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, यानी कि इन सब का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। अब जो लसा होता है, लसा प्रत्येक अभाज्य संख्या के महत्तम घात का गुणनफल होता है। तो इनमें कौन कौन अभाज्य संख्या आया हुआ है? इनमें अभाज्य संख्या है 2 और 2 का महत्तम घात कितना है? यहाँ पे 3 है। फिर अगला अभाज्य संख्या कौन है? 3 है, तो 3 का महत्तम घात कितना है? यहाँ पे 3 का महत्तम घात 2 है, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। फिर अगला अभाज्य संख्या है 5, तो 5 का महत्तम घात 1 है, तो 5 के पावर 1 5 ही होता है, ठीक है ना। अब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे हम? 2 के पावर 3 को हम लिखेंगे 8, यानी कि, और 3 के पावर 2 को हम लिखेंगे 9, फिर गुने 5। ये कितना हो गया? 9 8 72, 72 पचे 360। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, यानी कि 2 संख्याएं इस प्रकार से दी हुई है, तो इसका मसा क्या होगा? तो जो मसा होता है वह सभी संख्याओं में शामिल अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। यहाँ पे देखिए 2 इन सब में, दोनों में 2 शामिल नहीं है, तो ये 2 नहीं लेंगे। 3 इन दोनों में शामिल है, ठीक है। फिर 5 भी इन दोनों में शामिल है और 7 भी इन दोनों में शामिल है, 11 दोनों में शामिल नहीं है। तो जो मसा होगा वो होगा 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1008 है, उनका लसा 168 है, तो उनका मौसा क्या होगा? तो जो मौसा होता है ना, वह संख्याओं के गुणनफल बटा उनका लसा होता है। तो यानी कि हम 1008 में अगर हम 168 से भाग दे दें
तो ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो इस प्रकार से मौसा जो प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा और आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में 18, 24 और 30 छात्र हैं, कम से कम कितने आम खरीदे जाएं कि किसी भी कक्षा के छात्रों में बराबर बांटने पर एक भी आम न बचे। यानी कि हमें 18, 24 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा और उस एलसीएम के बराबर हमको आम खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 18, 24, 30 का एलसीएम ज्ञात करते हैं और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 3 18, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 के पावर 2, यानी कि हमने इसको घात के रूप में लिख लिया। और 24 का कितना हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3। और 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है ना। तो जो लसा इसका होगा, लसा होता है प्रत्येक अभाज्य संख्या के महत्तम घात का गुणनफल। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन अभाज्य संख्या आया है 2। तो 2 का हम महत्तम घात लेंगे। तो देखिए 2 का महत्तम घात इसमें कौन है, 2 के पावर 3 है, तो हम लिख देंगे 2 के पावर 3। फिर अब 3 का महत्तम घात लेना है। तो 3 का महत्तम घात इसमें देखिए तो कौन है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है। तो महत्तम घात कौन हुआ, 3 के पावर 2 हुआ, ठीक है। और 5 का महत्तम घात कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 5 का महत्तम घात 1 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुने 5, तो 9 8 72, 72 पचे 360, यानी कि एलसीएम 360 आया। हमको 360 आम खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30, 36, 90 के एलसीएम तथा एचसीएफ में क्या अंतर होगा, ठीक है ना। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या अंतर। तो चलिए हम 30, 36, 90 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 6 गुने 5, 6 5 30 होता, ठीक ना। अब 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 या 12, 12 3 36। अब इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार गुना हुआ है। तो यहाँ पे 2 के पावर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 2। अब चलिए 90 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 90 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने यानी कि हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, ठीक है। अब चलिए, अब इसका हमको लसा ज्ञात करना है। तो जो इसका लसा होता है वह खंड का महत्तम घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन अभाज्य संख्या गुणनखंड के आया है, 3 आया है और 5 आया है। तो 2 का महत्तम घात कितना होगा, यहाँ पे 2 का महत्तम घात 2 होगा, यानी कि हम लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 का महत्तम घात यहाँ पे कौन है, 3 का महत्तम घात 2 है, तो ये लिखेंगे हम 3 के पावर 2। और यहाँ पे 5 भी आया है, तो 5 का महत्तम पावर 1 ही है, तो हम 5 के पावर 1 लिखें या 5 लिखें, बात बराबर है, ठीक है ना। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर गुना लिखेंगे, 3 के पावर 2 कितना होगा, 9 होगा, और गुने 5, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 9 चौका 36, 36 पचे 180 हो गया, ठीक है। अब इसका हमको मौसा ज्ञात करना है। तो जो मौसा होता है उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या अंतम घात का गुणनफल होता है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या इनमें कौन कौन है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है, देखिए यहाँ पे 2 2 2, मतलब 2 इन तीनों में आया हुआ है। तो इसका न्यूनतम घात कितना है, 1 है, ठीक है। और 3 भी इन तीनों में आया हुआ है। तो 3 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, तो लिखेंगे गुने 3 का पावर 1 लिखिए या 3 लिखिए, बात बराबर है। और 5 इन तीनों में नहीं आया हुआ है, तो 5 नहीं लिखेंगे,
ये मसक कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 यानी कि 6। अब इसमें पूछा जा रहा है कि लसक तथा मसक का अंतर क्या है। तो लसक तथा मसक का अंतर हम क्या करेंगे, 180 में से 6 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। इस प्रकार से 174 इसका अंतर प्राप्त हुआ और यह ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।